हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं जो आपको लेकर के वो है क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न 2023 रसायन विज्ञान कक्षा 12 मतलब क्लास 12 के हैं। इस बार 95 के पार आपको 95 के पार जरूर मार्क्स लेकर के आने। 4 मार्च को धुआं धुआं कर देना है आपको, क्योंकि आपका अंतिम पेपर बचा है और जो 4 मार्च को केमिस्ट्री का होना है। तो इस पेपर के लिए एक विशेष तैयारी आपको करनी है। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर चुके हैं वो बहुत अच्छा, वो देख ले में कि आपने के पास ये प्रश्न तैयार है। अगर नहीं है, जिन्हों की किसी कारणवश नहीं भी हो पाए, तो यार 3 दिन में आपके लिए 3 वीडियो मैं दूंगा, उसमें से आपको पूरा कंप्लीट पेपर आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है? तो आपके विकल्प है ये उच्च ताप, निम्न ताप, उच्च ऊष्मीय ऊर्जा, दुर्बल संसंजक बल। तो बताइए इसमें से विकल्प कौन सा सही होगा? तो स्टूडेंट्स विकल्प इसमें सही होगा निम्न ताप। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश है, वह तंत्र है। तो इसके आपके ऑप्शन है षटकोणीय, रोम्बोहेड्रल, चतुष्कोणीय, मोनोक्लिनिक। तो इसमें से बताइए विकल्प कौन सा सही होगा। अपने आप आपको बताते रहना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है जिससे कि आपको पता लगेगा आपकी क्या तैयारी। बताइए कौन सा होगा। तो इसमें विकल्प आपका बी सही होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है अपनी तैयारी। क्वेश्चन नंबर 3, FCC एकल सेल के कोर की लंबाई a और उसके परमाणु की त्रिज्या r में संबंध है। तो ये पूछ रहा है जो इसकी लंबाई a है और जो त्रिज्या r है, इसमें संबंध क्या होगा। तो आपके विकल्प ये हैं r बराबर √3/2 a, सेकंड r बराबर √2/4 a, r बराबर a/2 और r बराबर √4/6 a। तो इसमें बताइए कौन सा विकल्प होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि कौन सा है, अगर नहीं तो देखिए विकल्प आपका इसका सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंकल तथा शॉर्ट की दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। तो ये इनमें से जो फ्रेंकल भी दोष और शॉर्ट की दोष, दोनों ही दोष को अगर प्रदर्शित करेगा तो इसका विकल्प है, देखिए कौन सा करेगा, NaCl, KCl, CSCl और AgBr। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपका विकल्प सही होगा 4th AgBr जो होगा फ्रेंकल शॉर्ट की दोनों ही दोषों को प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट आपको पता हुआ जो कार्बन के ही अपर रूप होते हैं, तो ग्रेफाइट और हीरा। तो ये ग्रेफाइट क्या होता है, क्वेश्चन विकल्प में देखेंगे आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस और आणविक ठोस। तो इसमें से स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि जो ग्रेफाइट है वो बताइए कौन सा होता है विकल्प। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका विकल्प होता है सहसंयोजी ठोस। तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस करते रहने और ध्यान में रखते रहना, क्योंकि वो अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछे जाने हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर के प्रश्न हैं जो फर्स्ट चैप्टर से हर साल जरूर एक न एक विकल्प में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म संपरासारी है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा संपरासारी विलयन किसे कहते हैं, जिनके परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। कहां पर, समान ताप पर, वो संपरासारी विलयन कहलाते हैं। जब भी कोई दो विलयन हो और उनके परासरण दाब कैसे हो, समान हो, समान ताप पर, वो संपरासारी विलयन कहलाती है। डेफिनेशन और इंपोर्टेंट है आपका बहुविकल्प, उसमें अति लघु प्रश्न में पूछा जा सकता है 2 नंबर में, संपरासारी विलयन किसे कहते हैं। तो ये भी आप याद कर लेना। तो इसका देखिए ये 2 विलयन है, जैसे 0.1 m NaCl और 0.1 m सोडियम सल्फेट। सेकेंड है 0.1 m यूरिया और 0.1 m NaCl। क्या इनके परासरण दाब समान होते हैं? तो इस नहीं होते, तो संपरासारी विलयन ये भी नहीं है। 0.1 m यूरिया और 0.2 m मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके भी परासरण दाब क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। तो 0.1 m कैल्शियम नाइट्राइड और 0.1 m मतलब चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 5.8 ग्राम NaOH को मतलब 450 ml मतलब मिली विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता है। तो स्टूडेंट्स ये मोलरता पूछ रहा है। तो मोलरता के लिए देखिए अब एक तो क्वेश्चन का आंसर होता है, आप देख करके इसमें तुक्का लगाएंगे क्या कैलकुलेशन आएगी। तो तुक्का लगा करके आप लोग मोलरता निकालने का देखिए, अगर आप पर नहीं आता है तो इसको समझ लें। मोलरता का एक फॉर्मूला होता है m बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का भार क्या है, पदार्थ का NaOH और इसका भार कितना 5.8 है। ध्यान रखना पदार्थ का भार मतलब 5.8
पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार, फॉर्मूला आप लोग याद कर लिख लेना अगर नहीं होता है तो। पदार्थ का अणु भार मतलब NaOH है, और NaOH का अणु भार कितना आएगा स्टूडेंट्स, आपको देखिए पता होगा। Na का कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1, तो कितना होगा 16 और 1 17 और 23 कितने हो गए 40। तो ये हो गया आप इसका, तो ये स्टूडेंट्स इसका अणु भार होता है। अब सेकंड बात आती है विलयन का आयतन लीटर में। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, मोलरता बराबर आप लोग लिख लेना, इससे आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। मोलरता बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। तो पदार्थ का जो भार है वो 5.8 है, वो हमने इसको फिट कर दिया, और पदार्थ क्या आपका NaOH, इसका अणु भार कितना आता है देखिए 40 जो निकाला है हमने, गुणा विलयन का आयतन लीटर में। आपको किस में देना, लीटर में, जबकि आपको किस में दे रखा है, ये मिलीलीटर में दे रखे हैं। तो लीटर में क्या करेंगे देखिए 450, 1000 का यहां पर भाग दे दो, क्या बन गया ये अब लीटर बन गया। ठीक है, अब इसके आप कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू अपने आप उसमें आ जाएगी। तो कैलकुलेशन देखिए अब आप लोग किस तरीके से करोगे वो आप पर डिपेंड करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। चलो ठीक है, जब आप इसका कैलकुलेशन लाओगे निकाल करके तो ये आंसर आ जाएगा आपका देखिए 0.444 m। ठीक है, इसका आप लोग जब काट फांस करोगे तो ये निकल के आएगा कितना 0.44। तो ये देखो आपका आंसर कौन से में दे रखा है, ये दे रखा है। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा, पहला वाला सही होगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना, समझ लेना इसको किस तरीके से मोलरता का कोई भी चेंजेस संख्या आ सकती है तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अणु संख्य गुण धर्म नहीं है, जिसके अंदर मतलब अणु संख्याओं के मतलब बहुत सारे गुणों को जो गुण धर्म को शो नहीं करता है। तो इसमें देखिए पहला पृष्ठ तनाव, परासरल दाब, वाष्प दाब अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो इसमें से विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प देखिए पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विलयनों में से किसका परासरल दाब सर्वाधिक है। मतलब ये पूछा परासरल दाब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो सबसे ज्यादा इनमें से किसका, जैसे 1m NaCl, 1m BaCl2, 1m NH4 का अल्थराइज PO4, 1m Na2SO4। तो इसमें से आप बताइए कि किसका सबसे अधिक होगा विकल्प परासरल दाब, बताइए कौन सा विकल्प सही है इसमें। तो आप समझ गए होंगे, तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये कर। क्वेश्चन नंबर 10, 1 मोलर विलयन में विलय का मोल प्रभाज होता है। मोल प्रभाज स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसको दूसरा नाम मोल अंश, दोनों के नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। इंग्लिश में कहते हैं हम इसको फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो वो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो किसका होगा देखिए विकल्प हैं आपके सामने। फर्स्ट में 1, 1.8, 18, 0.018। तो बताइए इसमें क्या होगा। मूल प्रभाज के पास में आपका जब भी निकालना हो, विलयन का पूछ रहा है तो विलयन का किस तरीके से आपको निकालना पता होगा। विलय का निकालना होता है तो मूल प्रभाज बराबर विलय के मोल प्रभाज बटे कुल मोलों की संख्या, मतलब विलयन का टोटल निकाल देते हैं। तो कैलकुलेशन जब आप इसको करते हैं तो इसका आपका आंसर आएगा 0.018। क्वेश्चन नंबर 11, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। मतलब जब भी मोल की बात आए तो कैसे निकालेंगे। देखिए आपका विकल्प है 1 मोल, 18 मोल, 10 मोल, 100 मोल। तो आपको देखिए तुक्के से तो काम नहीं चलता है, ठीक है आप रट सकते हैं, लेकिन अगर संख्या भी तो चेंज कर सकता है तो हम कैसे करें। देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, जब भी मोल आपको स्टूडेंट्स निकालने पड़े तो मोल बराबर क्या करना होता है, पदार्थ का जो भार दे रखा है, ठीक है, पदार्थ का भार जिसमें भी दे रखा है बटे क्या करना है आपका पदार्थ का अणु भार। ये आप लोग निकालना सीख लो इन चीजों के लिए, जब भी इस तरीके का कोई सवाल आता है तो क्या करना है। पदार्थ का भार कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 180, और पदार्थ क्या आपका जल है। जल का अणु भार कितना होता है, जल का देखिए सूत्र होता है H2O, समझ लेना H2। अब दोनों के परमाणु भार को जोड़ करके अणु भार बनेगा। H2 का मतलब 2 तो हाइड्रोजन का होगा प्लस 16 ऑक्सीजन का होगा, बराबर कितना होगा अणु भार 18 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अणु भार से भाग देते हैं 18 से, 18 से 180 कितनी बार कटेगा 10 बार। तो कितना आ गया, मोलों की संख्या कितनी आ गई 10 आ गई। देखो विकल्प में 10 मोल कहां पर है, ये हैगा। तो आपका विकल्प तीसरा सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करते जाना। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 4 मार्च का आपका पेपर है।
और आपका समय नहीं है, सिर्फ एक आध दिन, आप 2 दिन आपको मिल रहे हैं पेपर में, तो आप लोग इससे अच्छे से अच्छे तैयारी कर लेना। मैं आपको हर कुछ प्रोवाइड कराऊंगा केमिस्ट्री से रिलेटेड, और आप देखोगे कि सब कुछ आपके पेपर में ये सारी चीजें मिल पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12, 4 धातु, मतलब कोई 4 धातु हैं क्या, ए बी सी तथा डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमश है प्लस 1.5 वोल्ट, वी का मतलब वोल्ट होता है, सेकेंड आपका माइनस 2.0 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट तथा माइनस 0.76 वोल्ट है। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम है। घटती हुई सक्रियता मतलब जो क्रियाशीलता का क्रम क्या है, घटती हुई मतलब पहले सबसे ज्यादा क्रियाशील इनमें से कौन सा होगा, फिर उससे कम क्रियाशील कौन सा होगा, फिर उससे कम कौन सा होगा। ये इसमें आपके 4 विकल्प दे रखे हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको कैसे पहचान कर पाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैं हूं ना आपके लिए, मैं बताऊंगा कैसे कर रहा है। देखिए जब भी इस तरीके के कोई भी सवाल आते हैं तो इसमें आपको ना पढ़ा होगा पेपर के अंदर विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसका सिस्टम क्या होता है। उसका सिस्टम ये होता है, बहुत आसान सी भाषा में आपको समझा रहा हूं, कुछ नहीं करना होता। इन विकल्पों में से सबसे पहले जो आपके ऑप्शन देखे इनमें देखना सबसे ज्यादा माइनस की वैल्यू किसकी है। जिसकी माइनस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वो सबसे अधिक क्या होता है, क्रियाशील होते हैं। ध्यान रखना, ए की वैल्यू तो देखिए पहली वाली होगी, बी की वैल्यू कौन सी आ गई, तो -2 देखिए इनमें -2, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा माइनस की होगी तो वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। तो सबसे ज्यादा माइनस की कौन सी होगी, -2.0 मतलब बी की। आप देखो बी ऑप्शन किसमें, ए डी, तो बी तो ये आ गया। तो अगर इस तरीके का आपको कहीं पर भी विकल्प में जब पहले ही ऑप्शन सही मिल जाता है तो आपको जरूरत ही नहीं, अब तो ये ही सही होगा। लेकिन मैं आपको और समझा देता हूं फिर। माइनस, ठीक है, माइनस ये हो गया। उसके बाद माइनस की कौन सी है, ये है डी की, तो देखिए डी ये आ गया। उसके बाद में देखिए फिर माइनस से जब प्लस में चलेंगे तो प्लस की जितनी कम होगी वो ज्यादा क्रियाशील होगी। उसके बाद में ये आ गया प्लस 0.34, उसके बाद में ये आ गया। तो इसका मतलब विकल्प आपका दूसरा सही है। स्टूडेंट्स इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से इस तरीके से टिक कर लेना। माइनस की वैल्यू देखना, वो अधिक क्रियाशील होता है और वो अधिक अपचयन भी होता है उसका, ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी और सी के मानक अपचयन विभव ई नोड रेड, इसका मतलब क्या होता है, ई नोड का मतलब है मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है और रेड का मतलब रिडक्शन मतलब अपचयन के मान क्रमश है प्लस 0.68 वोल्ट और -2.54 वोल्ट तथा -0.50 वोल्ट है। अपचयन क्षमता का क्रम है। तो अपचयन क्षमता के बारे में पूछा, क्रम किस कैसे है, मतलब कौन सबसे अधिक अपचयन क्या नाम है, अपचयन है, उसके बाद कौन सा अपचयित होगा, उसके बाद कौन सा अपचयित होगा। तो इसका आसान सा तरीका स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बताता हूं। सिर्फ माइनस की वैल्यू पे ध्यान देना। सबसे ज्यादा किसकी है, देखिए -2, किसकी है, बी की वैल्यू। तो बी कहां देखो इनमें, ए देखो ये आ गया बी। उसके बाद में देखो माइनस की कौन सी है, ये आ गया। उसके बाद ये आ गया। तो मतलब क्रम क्या बनेगा आपका, बी सी ए। तो बी सी ए, तो विकल्प कौन सा सही होगा, चौथा सही होगा। ये आपको देखिए समझ लेना है, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड केवल हल ही नहीं करना, पेपर को देखो आपके दिमाग में भी ये चीज बैठ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 14, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर लिथियम, बेरियम, सोडियम और मैग्नीशियम के मानक अपचयन विभव क्रमश है -3.05, -2.73, -2.71 तथा +2.37 वोल्ट है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब पता है कौन सा होगा स्टूडेंट, जिसकी वैल्यू सबसे अधिक प्लस में होगी वो होगा। तो अब देखिए सबसे ज्यादा प्लस में वैल्यू किसकी आ रही है, देखो इनमें माइनस माइनस प्लस ही आ गई और प्लस किसकी आ रही है, एमजी की आ रही है। तो सबसे अधिक कौन सा होगा, ये होगा। देखो इस तरीके से कितना आसान है तरीका बता निकालने का, तो आप लोग अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट की मतलब इकाई का मतलब मात्रक है। तो इसमें देखिए प्रथम कोटि का क्या होगा। क्या स्टूडेंट्स आप लोग तुक्का लगाएंगे रट करके, तो देखिए मैं आपको इसको निकालने का तरीका बताता हूं। उस फॉर्मूले को याद रख लेना। ये आपका देखिए विकल्प में भी आ सकता है और आपका क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपको निकाल के बताइए किस तरीके से आपको बताना है। तो मैं आपको सिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए इसको निकालने का तरीका होता है, क्योंकि वेग स्थिरांक आपका के होता है और इसका मात्रक निकालना है। तो मात्रक निकालने का देखिए स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला ध्यान रखना, मोल प्रति लीटर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसकी पावर होता है 1 - n अपॉन सेकेंड, ठीक है। ये फॉर्मूले से आपको निकालनी होता है मात्रक के का, किसी के लिए, किसके लिए निकालना है, प्रथम कोटि के लिए। तो प्रथम कोटि का मतलब है n बराबर क्या है 0 और n क्या होता है आपका यहाँ कोटि होती है, n जो क्या है आपकी कोटि है। तो अब इसमें आप देखिए फॉर्मूले को फिट करेंगे क्या, k बराबर, तो आप आसानी से निकालना सीख जाएंगे
जो स्टूडेंट्स नहीं सीख पाए अभी तक वो आप सीख लीजिए। 1 माइनस एन की जगह क्या रखना है, देखो 0 रखना है, अपॉन क्या करना है यहाँ पर सेकंड करना है। ठीक है, यहां तक आगे समझ में। चलो अब आगे चलते हैं। अब के बराबर 1 में से 0 जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो घात क्या रहेगी 1 रहेगी। तो इसको देखिए अब खोल दीजिए ब्रैकेट को, मोल का मोल रहेगा, लीटर क्या है बटे में है, जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगी पावर माइनस की आएगी, लीटर माइनस 1। अब सेकंड भी बटे में है तो सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा किसका, प्रथम कोटि के विक्रिया का। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर देखिए विकल्प में देखेंगे कि ये है या नहीं। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है इससे देखिए मैच करेंगे, इसमें अंदर कौन सा मैच खा रहा है, देखिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, देखिए खा गया ना। तो इसका मतलब आंसर विकल्प कौन सा सही होगा आपका, ये होगा विकल्प पहला सही होगा। स्टूडेंट्स मान लीजिए तो प्रथम कोटि की बात होगी, अगर पूछे कि शून्य कोटि के विक्रिया के लिए हम कैसे निकालेंगे तो इसके लिए भी समझ लीजिए। यहीं पर जब स्टूडेंट्स अगर पूछता है कि देखिए यहां पर मैंने वैल्यू तो गलत रख दी थी, आप लोग समझ लेना 1 के लिए था, तो वो क्या करना है हमें, वो 1, अरे प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है सॉरी ये गलत हो गया है, क्योंकि इसको मैंने शून्य कोटि के लिए निकाला है, तो शून्य कोटि के लिए था ये शून्य कोटि के विक्रिया का ध्यान रख लेना, कोई नहीं। ठीक है वो विकल्प गलत हो गया, शून्य कोटि के विक्रिया का तो ये रहेगा, लेकिन हमें निकालना है, पेपर में पूछा आपका प्रथम कोटि के विक्रिया का, तो n बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखाता हूँ, दोनों हो जाएंगे, कोई नहीं, वो गलती से हमने शून्य कोटि का निकाल दिया था, आप लोग कमेंट्स लिख देना। ठीक है तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 1 n की पावर 1 है तो 1 कर देंगे, 1 में से घात 0 हो जाएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। तो देखिए जब घात 0 होगी तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा आपका पूरा 0 हो गया, बचा गया है सेकंड, तो इसका मतलब क्या सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि के विक्रिया का मात्रक क्या आ गया सेकंड इनवर्स आ गया, और शून्य कोटि का क्या है आपका निकल के ये आ गया। इसी तरीके से आप द्वितीय कोटि का निकालेंगे तो n बराबर 2 रख करके निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए विकल्प जो होगा वो कौन सा सही होगा ये देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए जब प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए पूछ रहा था वेग स्थिरांक, तो सॉरी ठीक है क्या आपका शून्य कोटि के लिए था ये वाला मात्रक, तो प्रथम कोटि के लिए आपका देखिए ये आएगा, कोई नहीं। ठीक है आप लोग समझ गए होंगे, तो ये इसका आंसर रहेगा, और इस तरीके से आप कोटि को भी निकाल सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16, किस कोटि के विक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई शून्य होती है। तो देखिए किसके लिए होती है, कुछ विकल्प पे पहले के लिए। ठीक है थोड़ा सा आप लोग तेज दिमाग लगाते रहना, जल्दी जल्दी आप लोग चलते रहो। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रथम कोटि के विक्रिया की अर्ध आयु 400 सेकंड है, इसका वेग स्थिरांक होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो देखिए इस तरीके के विकल्प आएंगे तो आपको पता है, आप लोग ऐसे तो सही नहीं कर सकते, इसका निकालने का तरीका होता है, कैसे निकालेंगे। तो अर्धायु का मतलब क्या होता है T1/2, तो इसका देखिए निकालने का तरीका होता है स्टूडेंट्स T1/2 बराबर कितना दे रखा है आपका 400 सेकेंड, ये दे दिया। तो आपके पास फॉर्मूला होता है K बराबर 0.693 अपॉन T1/2, तो अब इसकी वैल्यू लगा दीजिए आप 0.693 अपॉन T1/2 कितना आ गया आपका 400 सेकेंड आ गया। ये आपका न्यूमेरिकल देखिए उसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है ध्यान रखना। अब इसकी कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन करने का देखिए आसान सा तरीका क्या, आप देखिए 3 पॉइंट है, अब इन 3 पॉइंट को हटा करके क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट को अगर मैं हटाता हूं तो यहाँ पर हम गुणा घात बढ़ा दे किसकी -3 कर दें, ठीक है। अब 400 के इसमें आप भाग दे दीजिए, जैसे आप लोग इसका 400 का भाग दोगे 400 एकम 400, इसका मतलब ये आ गया 1 पॉइंट में तो आपका आना ही है। तो स्टूडेंट्स 1 बार इसका चला जाएगा, इसमें से बचेगा 200 कुछ और कितना बार 70 बार, तो इसका मतलब क्या 1 जा रहा है, 1 के बाद में 7। तो स्टूडेंट्स देखिए आप लोग इसको हल कर लेना, हल करोगे तो देखिए आंसर ये निकल के आ जाएगा 1.73 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका देखिए न्यूमेरिकल में भी पूछा जाएगा, तो इसका निकालने का तरीका यही रहेगा। और ज्यादा देखने के लिए मेरा एक वीडियो आप लोग और देख लेना, जो आपका न्यूमेरिकल जो आपके इंपोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, तो वहां से आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अभिक्रिया A + 2B = उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक R बराबर A और B की पावर 2 द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि है। तो स्टूडेंट्स अभिक्रिया की कोटि को क्या करते हैं, जब भी इस तरीके से निकालने हैं तो इसकी घात कितनी है 2, और इसकी घात की जिस पे कुछ नहीं होती 1 मानते हैं, तो 1 और 2 सीधी सीधी घात को जोड़ दो, जो जोड़कर क्या है वही इसकी कोटि, तो 1 और 2 कितना होगा 3, तो विकल्प आपका तीसरा मतलब दूसरा विकल्प सही होगा जिसकी संख्या 3 है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में द्रवरोधी कोलॉइड है, मतलब द्रवरोधी कोलॉइड क्या गोंद है, गंधक है, जिलेटिन है, स्टार्च, बताइए कौन सा होगा। तो देखिए विकल्प आपका दूसरा सही होगा गंधक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से विस्फोटक यौगिक है, विस्फोटक मतलब जिसे विस्फोट करता है, जो परमाणु के रूप में होते हैं, ठीक है विस्फोट करेंगे Hg2Cl2,
PCl3, NCl3, SbCl3। बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? NCl3, जो क्या होता है? ये विस्फोटक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है, सबसे ज्यादा ऋणात्मक। और क्या हैलोजन? हैलोजन तो ये चारों फूल कली बाहर आई, आपको ट्रिक पता होगा। तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक जो होता है, ध्यान रखना, वैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन में से कौन सा होता है? बताइए। फ्लोरीन जो होता है, जो सबसे पहले वाला, सबसे अधिक ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी सबसे अधिक होती है? तो इनमें देख लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। जब भी आए तो क्लोरीन की जो इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता है कैसी होती है? सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 23, कोहरे को भेदने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस है। कोहरे के दिनों में आपने देखा होगा कुछ गाड़ियां होती हैं और उन गाड़ियों में कुछ पीली सी लाइट लगी हुई होती है। वो क्यों जलाते हैं? उसका मतलब यही है कि जिससे कि वो सामने वाले वाहन को अपने को ज्यादा से ज्यादा दूरी से दिखा सके, क्योंकि कोहरे में आपको पता होगा दिखाई कम देता है। तो उसके अंदर बताइए कौन सी गैस भरी जाती है उस लैंप के अंदर? नियॉन है, हीलियम है, आर्गन है, नाइट्रोजन। बताइए कौन सी भरी जाती है विकल्प? तो देखिए नियॉन गैस भरी जाती है, तो विकल्प आपका पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हीलियम का मुख्य स्रोत है, मतलब मुख्य सोर्स क्या है जिससे कि हीलियम प्राप्त होती है? वायु है, रेडियम है, या मोनोजाइट रेत है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा होता है? मोनोजाइट रेत होता है, तो विकल्प आपका दूसरा सही हो। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से रंगहीन संकुल आयन है। तो रंगहीन संकुल आयन देखिए, ये संकुल का मतलब होता है कम्प्लेक्स आयन जिनको कहते हैं। ये आपके विकल्प दे रखे हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो स्टूडेंट्स आप इसको किस तरीके से पता करेंगे? देखिए ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा। आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। रंगहीन, रंगहीन मतलब वो है कि जो आपके जैसे Zn है, Fe है और FeCu आपके दे रखे हैं, इनमें से आपको ये पहचान करना होता है कि किसका डी सबशेल पूरा भरा हुआ होता है और किसका डी सबशेल इनकम्प्लीट होता है, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं होता है। तो देखिए Zn की जो डी सबशेल है 2+ आयन जब डोनेट कर देगा तो Zn का जो डी सबशेल होता है, डी पर कितने आते हैं? देखिए 10 आते हैं। इसका मतलब डी का जो सबशेल है Zn का वो पूरा भरा हुआ है, और जिसका पूरा डी सबशेल भरा हुआ होता है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। तो इसका आसान तरीका ये है कि यहां से आप लोग इसको पहचान सकते हो। जबकि Fe का कॉपर के आप करके देखेंगे तो डी पर, कॉपर के पे देखिए डी पे 9 आ जाएंगे, और Fe पे जो है आपके देखिए 5 से कितना 3 इसने डोनेट किया है तो यहाँ पर कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 3 माइनस किया तो कम आ जाएगा। तो मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये इसकी ट्रिक आसान है। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा? जब इस तरीके का है तो दूसरा विकल्प सही होगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन के लिए पूरा वीडियो अगर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं समझा दूंगा रंगहीन और प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय से रिलेटेड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से अभिक्रिया करेगा? तो कौन सा करेगा? देखिए इसमें आपका C6H5OH फिनॉल, और ये आपका CCH5CH2OH बेंजिल एल्कोहल है, ये CH3 थ्राइस COH है, और C2H5OH है। तो इसमें से कौन सा करेगा स्टूडेंट्स? ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं, एक तो CCH5OH है और C2H5OH है, कभी कभी दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए फिनॉल है, ये आपका एथिल एल्कोहल है। फिनॉल कभी एल्कोहल नहीं होता है, फिनॉल ठीक अलग होता है और एल्कोहल अलग होता है। तो इससे कौन क्रिया करेगा? C2H5OH इससे क्रिया करेगा। क्वेश्चन नंबर 28, आयोडीन एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है? मतलब आयोडोफॉर्म का आपको पता होगा, I3 जब इस चीज के साथ जुड़ जाता है वो आयोडोफॉर्म होता है। तो जैसे एसीटोन है, एथेनॉल है, मेथेनॉल है और एसीटैल्डिहाइड है। तो बताइए कौन नहीं बनाएगा? तो आयोडोफॉर्म नहीं बनाता वो कौन सा आपका? मेथेनॉल। मेथेनॉल का मतलब क्या? मेथिल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 29, एमीनो का जलीय विलयन होता है। एमीन जो होते हैं, एमीन्स, उनका जलीय विलयन क्या होता है? मतलब अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है या उदासीन होता है? तो स्टूडेंट्स कौन सा होता है? ये उभयधर्मी होता है। तो स्टूडेंट्स पूरी जो आपकी दोनों बुक है उनसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करते जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और अंतिम क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 30, सबसे अधिक क्षारीय एमीन है। सबसे अधिक क्षारीय एमीन क्या है? बताइए, एथिल एमीन है या मेथाइल एमीन है या मेथिल एमीन है या एथिल एमीन है? आपको पता होगा NH या NH2 का मतलब ये सब एमीन ही होता है। स्टूडेंट्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आपने पढ़े होंगे। तो इसमें से बताइए कौन सा होता है? तो एथिल एमीन इसमें से सबसे अधिक क्षारीय होता है। तो स्टूडेंट्स ये टॉप 30 क्वेश्चन पूरी दोनों बुक से मैंने बनाए हैं, और जो आप देखेंगे परीक्षा में आएंगे इससे रिलेटेड आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करते जाना है, कंजूसी नहीं करना है,
और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि 6 मार्च का जो पेपर है उसमें सभी स्टूडेंट्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए और 95% के पार सभी स्कोर अपना कर सके। तो आपको जुड़ना मेरे चैनल से, क्योंकि 2-3 वीडियो में आपको देने वाला हूं न्यूमेरिकल से रिलेटेड और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनसे रिलेटेड। ओके, थैंक यू।